आहड़ से में उत्खनन के दौरान क्या प्राप्त हुआ है? भवन। और भवन को हम क्या कहते हैं? मकान। सबसे पहला प्रश्न कि आहड़ से जो मकान मिले वो मकान हमें मिले हैं ईंट, पत्थर, मिट्टी व लकड़ी से निर्मित। लकड़ी से निर्मित। आगे खोल के समझना। मकान में ईंटें भी दिखेगी आपको, पत्थर भी दिखेंगे, मिट्टी का प्रयोग भी दिखेगा और लकड़ी का प्रयोग भी दिखेगा। कैसे दिखेगा वो मैं दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ से मकान जो मिले वो ईंट, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के बने हुए मकान मिले। कैसे? तो सबसे पहली बात, जैसे मान लो कि ये मकान है, ध्यान से समझना। मान लो ये क्या है? मकान। तो सबसे पहला प्रश्न, साहब ये मकान है। तो पहला प्रश्न तो ये बना कि मकान किस साइज के मिले? तो आयताकार। पहली बात तो ध्यान रखना कि मकान कैसे मिले? यहाँ से तो आयताकार मकान मिले। ठीक। मकान की जो छत मिली है, ध्यान रखना, मकान की जो छत अपने को यहाँ से प्राप्त होती है वो छत काहे की बनी हुई मिली है? लकड़ी की। छत काहे की बनी हुई मिली है? यहाँ से अपने को लकड़ी की। ये लो साहब, मकान पर छत है और छत जो बनी हुई मिली मकान की वो काहे की बनी हुई मिली? लकड़ी की। ठीक है। और इन लकड़ियों को सीधी सीधी आड़ी टेढ़ी बांधकर मकानों की छत का क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो देखो, आयताकार मकान मिले और मकानों की जो छत बनी हुई मिली वो गाय की बनी हुई मिली? लकड़ी की बनी हुई मिली। लकड़ी को लकड़ी से जोड़कर छत का निर्माण किया। तो ये देखो, मकानों की जो छत मिली वो छत गाय की बनी हुई मिली? लकड़ी की। तो छत लकड़ी से निर्मित मिली है अपने को यहाँ से। तो लकड़ी की बनी हुई छत अपने को प्राप्त होती है आहड़ से। अब लकड़ी को लकड़ी से जोड़ के चिपका के तो रख देंगे, लेकिन बीच में कुछ गैप तो रहेगा ना। और उस गैप की खाना पूर्ति के लिए, ध्यान से समझना, वो जो गैप था उस गैप की खाना पूर्ति के लिए बीच बीच में, ध्यान रखना, वही बात समझ रहा हूँ मैं, कि उस गैप की खाना पूर्ति के लिए बीच बीच में काहे का लेप किया गया? मिट्टी का लेप। ध्यान रखना इस बात का। तो उस गैप की खाना पूर्ति के लिए बीच बीच में काहे का लेप किया गया? इसमें मिट्टी का लेप। तो लकड़ियों को तो बांध दिया, लेकिन बीच बीच में चारों तरफ किसका लेप किया गया? ये मिट्टी का लेप कर दिया गया। तो देखो, बीच बीच में लकड़ियों के बीच में काहे का लेप देखने को मिलेगा? मिट्टी का लेप किया गया, ताकि कोई भी गैप, कोई भी सुराख ना रहे। तो छत लकड़ी की बना दी और बीच के बढ़ाव को भरने के लिए मिट्टी का प्रयोग कर लिया। फिर बात करते हैं दीवारों की। ये जो मकान की ये जो दीवारें मिली है, ध्यान से समझ लेना, मकान की ये जो दीवारें मिली है, ये दीवारें मिली है ईंटों से निर्मित। ध्यान रहे, यहाँ की जो दीवारें मिली वो दीवारें कहीं की बनी हुई मिली? ईंटों की। तो दीवारें ईंटों से निर्मित मिली है आहड़ से। मकान की दीवारें कहीं की बनी हुई है? ईंटों की बनी हुई है। तो ईंटों से निर्मित दीवारें अपने को आहड़ से मिली। इसके बाद आते हैं फर्श पर, आंगन पर। ध्यान रखना, फर्श जो मिला, आंगन जो मिला, उसकी बात करते हैं। तो देखो, यहाँ से हमें जो फर्श मिला है, ये फर्श मिल गया। और आहड़ से हमें जो फर्श मिला, जो आंगन मिला, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आहड़ से ये जो फर्श मिला है, ये जो आंगन मिला है, इस आंगन में काले शिष्ट पत्थर लगाए गए हैं। काले शिष्ट पत्थर का क्या किया गया? इसमें प्रयोग किया गया है। तो आहड़ में जो फर्श मिला मकान का, उसमें कौन से पत्थर लगाए गए? तो काले टुकड़े वाले शिष्ट पत्थर लगाए गए। इसके बाद बात करें तो लोग जल निकासी के लिए क्या करते थे? तो मकान के साइड में एक गड्ढा खोदते थे, एक कुआं खोदते थे। और इस कुएं में क्या रखते थे? तो इस कुएं में रखते थे भाई मटके।
एक कुआं खोद दिया, बगल में गड्ढा खोद दिया और खड्डे में क्या रख देंगे, ये मटके रख देंगे। ये लो, जल निकासी के लिए क्या करते थे, मकान के साइड में खड्डा खोदते, इस खड्डे में मटके के ऊपर क्या रख देते थे, मटका रख देते थे। अब सुनना बात इनकी, देखो ये लो मटके मटके रख दिए सब इस खड्डे में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मटके रखकर इस खड्डे को हमने क्या कर दिया, मटकों से भर दिया। ये लो साहब, यहाँ पर ये खड्डा है और इसको कहीं से भर दिया गया है, मटकों से भर दिया गया है। ठीक, अब क्या होता है कि खड्डा है, मटके रख दिए गए हैं, लेकिन कुछ मटकों में क्या होते थे, छेद। कुछ मटकों में क्या होते थे, बीच बीच में छेद होते थे। और ऐसा क्यों करते थे लोग, वो समझो। जैसे मान लो साहब बरसात आ रही है, जैसे मान लो क्या आ रही है, बरसात। तो जैसे बरसात आ रही है तो बरसात का पानी छत पे गिरेगा और छत पे गिरने के बाद में ये पानी छत से रिश्ता हुआ, छत से रिश्ता हुआ नीचे गिरेगा और ये पानी नीचे जहाँ गिरेगा वही पर ये चक्र को बना के रखते थे। ये खड्डा रहता था और बरसात का पानी इस खड्डे में गिरता और बरसात का पानी जब इन खड्डों में गिरता तो सबसे पहले ये पानी मटकों में जाता और मटकों में जाने के बाद में बहता नहीं, रिसाव कम हो जाता इसका। और मटकों में जाने के बाद में एक के बाद दूसरा मटका, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और लास्ट में ये जो पानी है नीचे तक आ जाता और उन स्थानों पर पहुंच जाता जहां पर इस पानी की क्या है, आवश्यकता है, जिससे आसपास की जो क्षेत्र थे वो उपजाऊ थे। यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र थे वो क्या माने गए थे, उपजाऊ क्षेत्र माने गए थे। तो ये तो हो गया बरसात के पानी की निकासी। घर में से मान लो कोई पानी आ रहा है तो घर का पानी भी इस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करते हैं कि ये पानी भी इसी गड्ढे में आता और इसके माध्यम से पानी रिश्ता 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 उन स्थानों तक पहुंच जाता जहां तक पानी की मुख्य आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो विधि जल निकासी के लिए इन्होंने इस्तेमाल की, इस विधि को हम कहते हैं चक्रकूप विधि। कौन सी विधि कहते हैं इसे, चक्रकूप विधि कहते हैं साहब इसे। और अंग्रेजी में इसी को हम कहेंगे वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इसी विधि को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहेंगे, जिसके माध्यम से पानी को बहाया नहीं जाता बल्कि जमीन के उस हिस्से तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता जहां तक उस पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो भवन या मकान ईंट पत्थर मिट्टी लकड़ी के बने हुए मिले, मकान आयताकार मिले, मकान की दीवारें ईंटों से बनी हुई मिली है, छत लकड़ी की बनी हुई मिली है, छत पर मिट्टी का लेप हो रखा है, फर्श में काले शिष्ट पत्थर इस्तेमाल में लिए गए हैं, जल निकासी के लिए चक्रकूप विधि का इस्तेमाल किया है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और इसके माध्यम से पानी उन स्थानों तक पहुंचाया जाता जहां तक वो पानी रिश्ता 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 जमीन की उर्वरकता को बढ़ाए रखता, जमीन की नमी को बनाए रखता। उतार लो इस डायग्राम को भी। चलिए साहब, तो ये क्या मिले अपने को, यहां से मकान मिले। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो सुनो, देखो हमें यहां से भवन मिले, भवन का मतलब क्या मिले हैं, मकान। लेकिन इन मकानों से हमें जो है वो क्या क्या प्राप्त होते हैं, क्या क्या विशेषता है, वो मैं समझा रहा हूं। देखो भवन या मकानों से हमें जो है वो एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं साहब। पहली बात तो ध्यान रखना कि एक मकान के अंदर एक से अधिक क्या मिले हैं, चूल्हे मिले हैं। तो एक मकान में तो एक से अधिक चूल्हे मिले, एक मकान के अंदर 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे मिले, 2 या 3 मुंह वाले क्या मिले, चूल्हे मिले। एक मकान में तो एक से अधिक चूल्हे मिले हैं और एक मकान में 2 से 3 मुंह वाले जो चूल्हे होते हैं वो चूल्हे मिले हैं। इसके बाद एक मकान से हमें खूब आता है परीक्षा में, एक मकान से हमें क्रमशः 6 चूल्हे बने हुए मिले। एक मकान से क्रमशः लाइन में कितने चूल्हे बने हुए मिले हैं, 6 चूल्हे बने हुए मिले। इसके अलावा बात करें तो यहीं से हमें जो चूल्हे मिले हैं उन चूल्हों पर मानव की हथेलियों के निशान मिले हैं, क्योंकि चूल्हे को जब लीपा जाता है
तो हाथ से ही तो लिपते हैं, तो वहां से जो चूल्हे मिले हैं उन चूल्हों पर या उन चूल्हे पर मानव की हथेलियों के निशान, मानव की हथेलियों के क्या मिले, यहां से अपने को निशान मिले हैं। तो चूल्हे के ऊपर मानव की हथेलियों के निशान मिले हैं। अब 4 बातें समझना, और इससे क्या समझाना चाह रहा हूं वो भी समझना। देखो, एक मकान में 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं, एक मकान में 2 से 3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं, एक मकान में क्रम से 6 चूल्हे बने हुए मिले हैं। तो अंदाजा लगाया गया कि 1 से ज्यादा चूल्हे हैं, 2 से 3 मुंह वाले चूल्हे हैं, लगातार 6 चूल्हे हैं। तो अंदाजा क्या लगाया गया कि काफी लोगों का भोजन एक साथ बनता होगा। इसका मतलब यहाँ संयुक्त परिवार थे और वो सभी सामूहिक रूप से बैठकर क्या किया करते होंगे, भोजन किया करते होंगे। और चूल्हों पर मानव के हथेलियों के क्या मिले, निशान। तो इन सभी बातों से अंदाजा ये लगाया गया कि साहब यहाँ से जो चूल्हे अपने को प्राप्त होते हैं वो चूल्हे कौन से परिवार की ओर इशारा करते हैं, तो संयुक्त परिवार की ओर। कि बड़ी जो फैमिली थी वो सब साथ में रहते थे, तो संयुक्त परिवार की ओर इशारा करते हैं सब चूल्हे। और ये सभी चूल्हे ये भी सिद्ध करते हैं कि लोग सामूहिक भोजन बनाया करते थे। तो सामूहिक भोज की जानकारी भी कहाँ के लोगों को थी, तो आहड़ के लोगों को। तो यहाँ से मकान में चूल्हे इस तरीके से मिले जिन्होंने संयुक्त परिवार की तरफ इशारा किया और सामूहिक भोज की तरफ क्या किया, इशारा किया। फिर हम बात करें तो वो समझो, कहते हैं कि साहब इन्हीं चूल्हों के पास में, ढंग से समझना, ये जो चूल्हे मिले हैं इन्हीं चूल्हों के पास में जानवरों की हड्डियां भी मिली है। ध्यान रखना, इन्हीं चूल्हों के पास में जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। जानवरों की क्या मिली है, हड्डियां मिली है। तो इन्हीं चूल्हों के पास में जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई। अब दिमाग लगाया, बोले इसका मतलब यही खाते थे, यही पकाते थे, इसलिए जानवरों की हड्डियां यहीं से मिली। बात अगर हम करें तो यहाँ से हमें जो है वो कौन कौन से जानवरों की हड्डियां मिली है, तो उदाहरण के तौर पे बात करें तो यहाँ से हमें हिरण की हड्डी मिली है, बकरी की हड्डी मिली है, हिरण की हड्डी मिली है, बकरी की हड्डी मिली है और मछली की छोटी छोटी हड्डियां मिली है। तो इस बात से क्या पता चला कि ये लोग क्या थे, मांसाहारी भी थे, ये लोग क्या थे, शिकारी भी थे। वे जानवर का शिकार करके तो लाएंगे। तो इन दोनों चीजों से एक बात कन्फर्म हो गई सब यहाँ पर। और बात ये कन्फर्म हो गई कि ये जो लोग थे ये लोग शिकारी भी थे। भाई जानवरों की हड्डियां मिल रही तो शिकार करके तो लाएंगे जानवर को। तो लोग शिकारी भी थे और ये लोग कैसे थे, मांसाहारी भी थे। ये लोग, तो ये लोग शिकारी भी थे और ये लोग मांसाहारी भी थे। और अंतिम बात करें तो कहते हैं कि यही जानवरों की हड्डियों के पास में यहाँ से हमें एक सिलवट्टा भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, सिलवट्टा। जब जानवरों को पकाएंगे करेंगे तो मसाले उतारेंगे ना, तो सिलवट्टा जो है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। दोबारा समझो, यहाँ से बहुनीय मकान जो मिला उसमें एक मकान में 1 से अधिक चूल्हे मिले, एक में 2 से 3 मुंह वाले चूल्हे मिले, एक में क्रम से 6 चूल्हे बने हुए मिले। तो इस आधार पर अंदाजा लगाया गया कि संयुक्त परिवार था यहाँ का, सामूहिक भोज एक साथ तैयार करते थे और चूल्हे पर मानव के हथेलियों के क्या मिले, निशान भी मिले। इन चूल्हों के पास में जानवरों की हड्डियां मिली, इसमें हिरण की, बकरी की, मछली की हड्डियां मिली। तो अंदाजा लगाया कि ये लोग शिकारी भी थे और मांसाहारी भी थे। और यही पास में क्या मिला है, सिलवट्टा मिला है। उतारो इसको।